तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी बसंत का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका कक्षा 7 हिंदी बसंत के अंतर्गत पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। हम आपको बताएंगे बच्चों इस कविता का भावार्थ, कविता का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप इसी प्रकार लगातार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें वीडियो। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहे अपने कक्षा 7 हिंदी बसंत के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर, भावार्थ और सारांश हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कविता का भावार्थ और साथ ही साथ पढ़ते हैं कविता। आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का मतलब जानते हैं बच्चों आप क्या होता है? उन्मुक्त का मतलब होता है खुले। पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आसमान के रहने वाले जीव हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली पंक्ति है यहाँ पर, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। क्या समझे आप? पक्षी कहते हैं कि हम उन्मुक्त गगन अर्थात खुले आसमान के रहने वाले जीव हैं और पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, यानी कि पिंजरे में यदि हमें बंद कर दिया जाए तो हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक क्या होता है बच्चों? कनक का मतलब होता है सोना। और जो पिंजरा होता है, पिंजरा काहे का बना होता है? आपने देखा होगा, सीकें लगी होती हैं। और यहाँ पर बात की जा रही है, पक्षी कह रहे हैं कि यदि हमें सोने की तीलियों वाले पिंजरे में भी रख लिया जाए तो भी हम जो है नहीं गा पाएंगे और हमारे पुलकित पंख, पुलकित का मतलब होता है खुशनुमा या सुंदर पंख जो है टूट जाएंगे। आगे यहाँ पर कविता में कहा गया है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी क्या कहते हैं कि हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं। आपने कभी देखा पक्षियों को जल पीते हुए या पानी पीते हुए बच्चों? तालाबों में, नदियों में, नालों में पानी पीते हैं ना, खुले पानी को पीते हैं पक्षी। तो यहाँ पर जो है वही बात की जा रही है कि हम जो है बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम क्या होंगे? भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कहते हैं कि हमारे लिए अच्छी क्या है? कटुक निबोरी। निबोरी क्या होती है? नीम के फल को कहते हैं निबोरी। और कटुक का मतलब होता है कड़वी। हमें जो है कड़वी निबोली ही पसंद है। कनक कटोरी की मैदा से। कनक का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, सोना। तो सोने की कटोरी में यदि हमें कुछ खाने को भी दिया जाए, उससे भी ज़्यादा पसंद हमें क्या है? कटुक निबोरी, यानी कि कड़वी निबोली, यानी कि नीम का फल। आगे यहाँ पर जो है कविता में कहा गया है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी कहते हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला क्या होती है? जंजीर को कहते हैं श्रृंखला। और जो पिंजरा होता है बच्चों, तो कैसा होता है? एक के बाद एक जो उस पर सीकें लगी होती हैं, तीलियाँ लगी होती हैं। तो इसको जो है बंधन कहा गया है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन, सोने के जो जंजीर नुमा जो बंधन है उससे अपनी गति उड़ान सब भूले। हम क्या है? अपनी गति, अपनी चाल और उड़ान सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं, और केवल सपनों में ही देखेंगे। क्या देखेंगे? तरु की फुनगी। फुनगी क्या होती है? जो पेड़ों पर कोमल कोमल जो है नई नई कोपलें निकलती हैं, तो उन्हें कहते हैं फुनगी। और तरु का मतलब होता है पेड़। तो पेड़ पर जो नई नई जो कोंपलें निकलती हैं उनको हम केवल सपनों में देख पाएंगे। और पर के झूले, और जो है पेड़ पर जब पक्षी बैठते हैं, जब हवा चलती है तो पेड़ हिलते हैं आपस में, तो उसे क्या कहते हैं? पक्षी झूला। पेड़ रूपी झूले को हम केवल सपने में ही देख पाएंगे। आगे पक्षी कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। और पक्षी कहते हैं कि हमारे अरमान, अरमान का क्या मतलब होता है बच्चों? इच्छा। हमारी इच्छा ऐसी थी कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। आसमान कैसा होता है? नभ का मतलब होता है आसमान। और
कैसा होता है? नीला। कैसा होता है आसमान? नीला। तो हमारे अरमान यानी कि हमारी इच्छाएं ऐसी हैं कि हम नीले नभ यानी कि नीले आसमान की सीमा तक पहुंच जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल, और जो हमारी जो चोंच है वो कैसी होती है? लाल। कैसी होती है? पक्षियों की चोंच आपने देखी है, अंदर से कैसी होती है? लाल। तो लाल किरण सी जो चोंच जो खोलकर हम क्या करेंगे? चुगते तारक अनार के दाने, और जो आसमान में जितने तारे हैं उन्हें अनार के दानों के समान हम चुगते। ठीक है, यदि हम स्वतंत्र रहें तो। आगे यहाँ पर जो है कविता में कहा गया है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब जो है पक्षी क्या करते हैं? बहुत सारे पक्षी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, तो ये क्या कर रहे हैं? आपस में जो है उड़ रहे हैं। होड़ा होड़ी क्या होती है? प्रतियोगिता। तो होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज कहते हैं ऐसे स्थान को बच्चों जहाँ पर जो है धरती और आसमान जो है मिलते हुए नज़र आते हैं। आप अपने घर से देखें, किसी छत पर खड़े होकर देखें, आपको दूर जाके ऐसा कुछ नज़र आएगा कि जहाँ पर आपको लगेगा कि आसमान जो है धरती से मिल गया है। ऐसे गोलाई में घूम जाता है ना ऊपर से, और नीचे को ऐसे लगता है, अंत में जाके ऐसे लगता है कि जैसे धरती और आसमान मिल गए हों। तो जहाँ पर धरती और आसमान का मिलन होता है उसे क्या कहते हैं? क्षितिज। तो यहाँ पर कहा गया है होती सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्षितिज की कोई सीमा नहीं होती बच्चों, क्योंकि आप जहाँ पर देखते हैं कि धरती और आसमान मिल रहा है, अगर आप उस जगह पे चले जाएं तो आपको और भी दूर नज़र आएगा मिलता हुआ, और उससे और आगे आप बढ़ेंगे, जितनी आगे आप बढ़ते जाएंगे उतने ही जो है धरती आसमान का मिलन और दूर आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो ऐसे कहा गया है सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो होती सीमाहीन क्षितिज से, जो क्षितिज है उस सीमाहीन क्षितिज से क्या होती है? इन पंखों की होड़ाई होड़ी, यानी कि आपस में सब पक्षी उड़ उड़कर प्रतियोगिता की तरह करते हैं। या तो वो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वो जो है वो क्षितिज तक पहुंच जाएंगे, या तंती सांसों की डोरी, या उड़ते 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 मर जाएंगे। ठीक है, आगे क्या कहा है? नीड़ न दो चाहे टहनी का। पक्षी कहते हैं कि नीड़ का मतलब क्या होता है? घोंसला। नीड़ का मतलब घोंसला। चाहे तो हमें किसी टहनी पर, किसी पेड़ पर हमें घोंसला मत बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और जहाँ पर हमारा निवास स्थान है, जहाँ पर हम रहते हैं, चाहे उसको तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो। लेकिन अगर हमें प्रकृति ने, ईश्वर ने पंख दिए हैं, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो हमारी ये जो उड़ने की इच्छा है इसमें जो है विघ्न मत डालो। कुल मिलाकर हमें पिंजरे में बंद मत करो। तो यहाँ पर बच्चों शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई इस कविता में स्वतंत्रता के महत्व को बताया गया है कि स्वतंत्रता पक्षियों को भी प्यारी होती है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर इस कविता का भावार्थ, जो कि हमने आपको साथ साथ बताया। अब इसके बाद आप इस कविता का सारांश कैसे लिखेंगे, चलिए जान लेते हैं, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें वीडियो। तो ध्यान दें बच्चों, आप पाठ का सारांश कैसे लिख सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए, आपकी कक्षा में आपके टीचर आपसे कहते हैं कि आप जो पाठ का सारांश लिखें, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह कविता कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के मायने समझाए हैं। पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में रहते हैं, यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। सोने के पिंजरे में भी खुशी से फड़फड़ाते हुए हमारे पंख उससे टकराकर टूट जाएंगे। आगे पक्षी कहते हैं, हमें नदियों और झरनों का बहता जल पीना पसंद है। पिंजरे के अंदर हमारी भूख प्यास नहीं मिटेगी। हमें आज़ाद रहकर कड़वे नीम का फल खाना गुलामी में रहकर सोने की कटोरी में मैदा खाने से ज़्यादा पसंद है। आगे पक्षी कहते हैं, सोने की जंजीरों के बंधन में रहकर हम अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाएंगे। हम तो वृक्ष की ऊंची डालियों पर झूला झूलने का सपना देखते हैं। पक्षियों की इच्छा खुले नीले आसमान में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से आसमान के तारों को अनार के दानों जैसा चुगना चाहते हैं। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों में एक होड़ सी लग जाती है, यानी कि प्रतियोगिता हो जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे यही इच्छा लेकर आसमान में उड़ते हैं कि या तो वे मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, या फिर अपनी मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें ही उखड़ जाएंगी, अर्थात वे मर जाएंगे। तो बच्चों, ये था यहाँ पर इस कविता पाठ का सारांश, जो कि आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।
इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ हैं और जो कि आप याद कर सकते हैं। जैसे उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब होता है खुला या बंधन रहित, जिसपे कोई रोक टोक ना हो। और गगन का मतलब होता है आसमान। पुलकित का मतलब प्रसन्नता से भरे हुए। और कनक का मतलब होता है सोना। कटुक का मतलब कड़वी। और इसी प्रकार निबोरी क्या होती है? निबोरी का मतलब नीम का फल। और कनक कटोरी यानी सोने के बर्तन, सोने से बना बर्तन। और स्वर्ण क्या होता है? सोना। और श्रृंखला क्या होती है बच्चों? श्रृंखला कहते हैं जंजीर, जब एक के साथ एक कड़ियाँ जुन जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? श्रृंखला। और तरु, तरु का मतलब होता है पेड़। फुनगी वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग। और उसके बाद तारक का मतलब होता है तारे। सीमाहीन मतलब असीमित, जिसकी कोई सीमा न हो। क्षितिज, जहाँ पर धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए दिखाई देते या प्रतीत होते हैं। ठीक है। होड़ा होड़ी क्या होती है बच्चों? होड़ा होड़ी का मतलब होता है आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। तो इस प्रकार से आप इन जो है शब्दार्थों को भी, कठिन शब्दों को याद कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर लिखें। इसके बाद आइए जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, जिन्हें आप अपनी जो है नोटबुक में नोट कर सकते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, इस पाठ में आप देख सकते हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो बच्चों, पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? आपने कविता में पढ़ा था। उत्तर लिखेंगे, पक्षियों के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन वह परतंत्र है, यानी गुलाम ही है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। नदी झरनों का बहता जल, कड़वी निबोरियाँ खाना ही उन्हें पसंद है। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है आपका और उसका उत्तर यहाँ से देख के लिखें, अच्छे से लिखें। इस दूसरा प्रश्न है बच्चों, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, यानी कि खुले रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं? तो आपने कविता में पढ़ा था। उत्तर लिखेंगे, पक्षी उन्मुक्त रहकर या उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निबोरियां खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। ये दूसरा प्रश्न है, उसका उत्तर आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इन पंक्तियों का आपने जो है भावार्थ लिखना है। उत्तर आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर है। आई बात समझ में? तीसरा प्रश्न, उसका उत्तर आप जो अच्छे से लिखें, समझ कर लिखें बच्चों। चौथा प्रश्न है, और चौथे में यहाँ पर दो प्रश्न है बच्चों, और 4.1 समझ लें आप इसको। चौथे का पहला, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपना विचार लिखिए या अपने विचार लिखिए। तो क्या लगता है बच्चों आपको, पक्षियों को पालना चाहिए या नहीं? आप अपने हिसाब से भी अपने विचार लिख सकते हैं। मैं अपने बारे में क्या कहूँ आपसे, अपने विचार मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पक्षियों को कोई भी ना पाले, उन्हें स्वतंत्र रहने दे। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रहने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है बच्चों, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, मैंने अपने विचार बताए आपको कि पक्षियों को नहीं पालना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र और खुला रहने देना चाहिए। ठीक है। आप जो है उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद चौथे का दूसरा प्रश्न है यहाँ पर 4.2 आप देख सकते हैं, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला, उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती होगी, लिखिए। तो अगर आपके जानकार में किसी ने कोई पक्षी पाला है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं उत्तर, और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया।
जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज़ नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस प्रकार हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, और चाहे तो अपने हिसाब से भी आप खुद से एक कहानी बनाकर लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न है 5वां, यहाँ पर ध्यान दें, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु तो पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। यानी कि 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखने, विचार आपका एक ही होगा लेकिन 10 पंक्तियों में आपको लिखना है। इस विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखनी है आपने। ठीक है, उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों को पक्षी खाते हैं। यदि पक्षी ना रहें तो उन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। होगी कि नहीं बच्चों? जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि वे पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं बच्चों, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पर्यावरण के लिए पक्षियों का होना बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? ये 5वां प्रश्न है आपका, इसका उत्तर। अगला प्रश्न आता है बच्चों, भाषा की बात से या व्याकरण के अंदर से आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है 6ठा प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 6। स्वर्ण यहाँ पर देख रहे हैं आप, अंडरलाइन कर रखा है। इसके नीचे एक लाइन लगी रखी है स्वर्ण के नीचे, स्वर्ण श्रृंखला, और लाल के नीचे भी लाइन लगी है। लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। जानते हैं आप विशेषणों के बारे में? नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम आपके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आप, वहाँ पर आपको विशेषण वाला एक चैप्टर मिलेगा, उसकी लिंक वहाँ पर मिलेगी, उसे जाकर आप विशेषणों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पढ़ते हैं, गुणवाचक विशेषण है, कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो इसी प्रकार से आपने 3 और उदाहरण लिखने, पुलकित पंख, कटुक निबोरी और कनक कटोरी। उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 7वां प्रश्न है बच्चों, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। क्या है? भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच में लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। किस चिन्ह को? यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, एक ऐसी लाइन सी दिख रही है, इसे क्या कहते हैं? सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? और। क्या होता है इसका मतलब? और। जैसे भूखे प्यासे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भूखे और प्यासे। ठीक है, इसी प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो आपको 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखने हैं बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं, अमीर गरीब, सुख दुख, रात दिन, तन मन, खट्टा मीठा या मीठा खट्टा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अमीर और गरीब, सुख और दुख, रात और दिन, तन और मन, मीठा और खट्टा। ठीक है, आगे अपना और पराया, पाप और पुण्य, सही और गलत, धूप छाँव, सुबह शाम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ऐसे 10 उदाहरण जिनके बीच में सामासिक चिन्ह लगा हुआ हो। देख रहे हैं आप, सबके बीच में सामासिक चिन्ह लगा हुआ है बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो जाते हैं बच्चों। समास वाले चैप्टर को अगर आप पढ़ना चाहें तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास वाले चैप्टर की भी आपको जो है लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें आप, और आप वहां से समासों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। ये आपको अच्छी खासी वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें और समास वाले लिंक को भी क्लिक करें। तो बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार सभी पाठों के कक्षा 7 हिंदी वसंत के सभी पाठों के प्रश्न उत्तरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपका दिन शुभ हो।